Greetings, greetings of the day. I am Dr. Sugandha Jain, Assistant Professor तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। आज का हमारा विषय है रीतिकालीन कवि बिहारी। जो आज हमारी यूनिट शुरू होती है वो है यूनिट 4 यानी कि ब्लॉक 4। और इस यूनिट में जो हम पढ़ेंगे सीखेंगे वो है प्रस्तावना। रीति सिद्ध काव्य का क्या स्वरूप है, रीति सिद्ध काव्य की विशेषताएं क्या हैं, रीति सिद्ध कवि कौन है, कविवर बिहारी और उनका काव्य, और उसके बाद सार संक्षेप। तो इस यूनिट के माध्यम से हम पूर्ण रूपेण कविवर बिहारी को पढ़ें। कविवर बिहारी जो कि रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन कुछ इससे पूर्व थोड़ी सी भूमिका के रूप में रीतिकाल को समझेंगे। तो प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य की चर्चा जब करने बैठते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास की स्मृति बनाते हैं। हिंदी साहित्य जो कि 4 भागों में विभाजित है। सबसे पहला जो उसका आरंभिक क्रम है वो आदिकाल है, उसके बाद भक्ति काल है, उसके बाद रीतिकाल है, उसके बाद वर्तमान। तो ये जो आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल, ये जो 3 स्तंभ हैं ये वास्तव में अटूट है। इन स्तंभों के समय में इस पूरे कालखंड में जो रचनाएं लिखी गई हैं वो युगीन रचनाएं हैं, वो हिंदी की समृद्धि है, उसकी संपन्नता का कारण। अगर एक को आप हटा दें तो दूसरा अधूरा रह जाएगा, दूसरे को हटा दें तो तीसरा अधूरा रह जाएगा। तो इनकी पूर्णता के लिए जरूरी है कि ये पूरा एक साथ एक अनिवार्य एक अंग है एक दूसरे का। तो रीतिकाल का अपना जो महत्व है और विशेषताएं हैं वो इन दोनों से भी जुड़ी। भारत में ही नहीं विश्व साहित्य में जो रीतिकाल के रचनाकार हैं उनकी रचनाएं अतुलनीय महत्व को धारण करती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को 2 भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। और जो उत्तर मध्यकाल था जिसे उन्होंने 1700 से 1900 तक का समय दिया, वो रीतिकाल के रूप में जाना। ये 200 वर्षों की जो कालावधि है ये रीतिकाल के रूप में जाना। इस काल की एक झांकी जो है वो हमें अनेक रूपों में दिखाई देती है। अगर हम नामकरण की भी बात करते हैं रीतिकाल की, तो क्योंकि ये सारी बातें पीछे कर आए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि बिहारी को पढ़ने जा रहे हैं तो बिहारी को पढ़ने से पहले कुछ पूर्व प्रसंग आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिहारी तो एक ऐसा स्तंभ है जो रीतिकाल का एक महान स्तंभ है। तो भक्ति काल के बाद जो समय आया है, जो कालखंड आया है, उसी को विद्वानों ने रीतिकाल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल कहा, रीतिकाल। और कला काल का रमाशंकर शुक्ल प्रसाद ने कहा, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद ने कहा, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। तो इतने नामों से ये रीतिकाल जाना है। ये रीतिकाल जो कि श्रृंगारिक प्रवृत्तियों से युक्त रहा है, उनसे मंडित रहा है, श्रृंगारिक कृतियां जिसकी आत्मा रही हैं, ऐसा रीतिकाल, ऐसे रीतिकाल के कवि हैं जो है महाकवि बिहारी, जो उसकी रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत। परिस्थितियां तो जो रीतिकाल की रही हैं, युगीन परिस्थितियां, उनका सीधा प्रभाव उस साहित्य पर पड़ता है कि शाहजहां के शासन काल के बीच रीतिकाल की शुरुआत होती है। उस युग की राजनीतिक परिस्थिति सुखात्मक नहीं है, यह अशांति और अव्यवस्था का जमाना था। औरंगजेब की निर्दयी और अदूरदर्शी कार्यनीतियों की वजह से मुगल शासन का विनाश हुआ। उनके उत्तराधिकारियों की विलासिता, कमजोरी, स्वार्थी स्वभाव, इन सब कारणों ने अंग्रेजी शासकों को भारत में आने का अवसर दिया, और न केवल आने का अवसर दिया बल्कि उन्हें अपनी पैठ बनाने का पूर्ण अवसर भी प्रदान किया। शासक वर्ग, सामंत वर्ग, प्रजा, सबके सब इस काल में गलत दिशा में थे। तो रीतिकालीन साहित्य इन्हीं सारे कारणों की वजह से, ये सारे कारक थे जिसके कारण जो रीतिकालीन साहित्य है वो मात्र घोर श्रृंगारिकता और विलासिता का एक, कहना चाहिए, शस्त्र बनकर है।
तो ये तत्कालीन समाज की परिस्थितियों का प्रतीक था। ये जो बिगड़ी हुई परिस्थितियां थी, सामाजिक परिस्थितियां थी, इनका कुप्रभाव है। धर्म और संस्कृति मानो लुप्त होने लगे थे, मूल्य समाप्त होने लगे थे, नैतिकताएं दिखाई नहीं देती थी। औरंगजेब की कट्टर नीति भी एक प्रमुख कारण रही है, जिसके कारण रीतिकालीन साहित्य केवल श्रृंगारिकता, विनोद प्रियता, इंद्रिय संभोग और विलासिता की ओर ही डूबा रहा। मुख्य कारण तत्कालीन परिस्थितियां तो है ही, मुगल साम्राज्य भी है, उसका अधःपतन काल भी है, अंग्रेजों की नीतियां भी हैं, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, बांग्ला सभी भाषाओं का साहित्यिक विकास इस काल में बिना किसी अवरोध के हुआ। बहुत साहित्य लिखा गया, इतनी सारी रचनाएं का प्रणयन हुआ, तो पूरा साहित्यिक जगत एक प्रकार से उच्च कोटि की दृष्टि से यहाँ पर बैठा। तो हम देखते हैं कि रीति काल या श्रृंगार काल काव्य धारा में रीति सिद्ध के रूप में ऐसे ये जो एक ऐसा धरातल था, इस धरातल के मध्य में कविवर बिहारी लाल रीति धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों, मनः स्थितियों और सामाजिक विकृतियों को अपनी रचना में प्रस्तुत करने वाले एक प्रतिनिधि रचनाकार के रूप में सामने आते हैं। भक्ति काल के बाद रीति परक श्रृंगार की जो धारा अपने पूर्ण वेग के साथ प्रवाहित होती चली गई, वह ये इस कालखंड का ही अंग रही है। अर्थात ये कहा जा सकता है सरल अर्थों में कि जिन कवियों ने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया, लेकिन रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों की ओर रहा और जो प्रवृत्तियां हैं उनकी ओर रहा, तो ऐसे जो कवि थे वो रीति सिद्ध की श्रेणी में गए। और इस श्रृंखला में आने वाले जो कवि हैं वो बिहारी जी हैं, बेनी वाजपेयी जी हैं, कृष्ण कवि हैं, रसनिधि हैं, नृप हैं, शंभुनाथ हैं, सिंह सोलंकी हैं, नेवाज हैं, कठी जी हैं, राम सहाय दास हैं, भगत हैं, द्विजदेव हैं, सेनापति हैं, वृंद हैं तथा विक्रमादित्य आदि। ये सारे के सारे रीति सिद्ध कवियों की श्रृंखला में आते हैं। अगर हम देखें तो मुख्य रूप से इस समय में बिहार इसी धारा की शक्ति और सीमाओं के दोनों छोरों को थामकर कवि कर्म में प्रवृत्त है। बिहारी अपनी रचना में रीति शास्त्र के व्यवहारिक पक्ष की जो एक लीक है उसका अनुसरण करते रहे। परिणाम यह हुआ कि वे रीति सिद्ध कवि बनकर रह गए। रीति शास्त्र की जो एक बंधी हुई लीक थी उसे छोड़कर वे एक स्वतंत्र मार्ग को अपना ही नहीं सके। उनकी समस्त काव्य प्रतिभा रस, नीति, नायक नायिका, अलंकार, ध्वनि, विलास और रंजन इन्हीं में रत होकर रह गए। वो इतने बहुज्ञ कवि थे, इतने कलात्मक कवि थे और इतना प्रतिभाशाली थे, लेकिन सब उनकी प्रतिभाओं ने केवल अलंकारिकता का दामन थाम लिया और वो श्रृंगारिक लटकों झटकों की भूलभुलैया में फंस कर रह गए, उसमें उलझ कर रह गए और इस रूप में वो एक रीति सिद्ध कवि के रूप में हमारे सामने। तो हम देखते हैं कि जो अगर रीतिकालीन जो काव्य धाराएं हैं वो तीन काव्य धाराएं इसमें प्रचलित आगे प्रसारित हुई हैं। एक है रीतिबद्ध काव्य धारा, एक है रीति सिद्ध काव्य धारा और एक है रीति मुक्त काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा में हम केशव को, देव को और मतीराम आदि इन सब कवियों को पढ़कर आए हैं। अब रीति सिद्ध काव्य धारा के यदि स्वरूप की बात करें तो रचना कर्म के सामाजिक आर्थिक आधारों की उपेक्षा करके हम उसके भीतरी बाहरी अंतर विरोधों, तनावों और मूल्यों को सही तरह नहीं समझ सकते। रचना कर्म की सौंदर्य दृष्टि उसके सामाजिक आधारों के भीतर से उठती है। इसी तरह की जो दृष्टि है वो बिहारी और रीति काल के रीति सिद्ध काव्य परिवेश को समझ आती है, क्योंकि इसी रीतिकालीन परिवेश ने रीति सिद्ध काव्य की रचनात्मक मानसिकता का गठन किया है। ये ना कहना चाहें कि बिहारी का काल अकबर के शासन काल का उत्तरार्ध और औरंगजेब के राज्याभिषेक के कुछ वर्षों तक है। उन्होंने 3 मुगल शासकों और उनकी नीति को देखा है। जहांगीर शाहजहां का काल वैभव विलास और कला की नक्काशी का काल था। जनता उपेक्षित, शोषित और पीड़ित थी।
उच्च वर्ग आमोद प्रमोद के सुख साधनों को भोगने में मस्त रहता था। शाहजहां के समय में भारतीय समाज का सामंतवादी आधार बड़ा ही शक्तिशाली था। केंद्र के आधार ऊंचे ओहदे वाले मनसबदार और अमीर थे। मध्य वर्ग इनकी सेवा और कृपा पर जीवन की बसर करता था, यानी कि अपना जीवन जीता। आगे देखते हैं हम कि जो सामान्य व्यक्ति है वो जो जितने भी मतलब के अमीर वर्ग के व्यक्ति हैं उनकी कृपा पर आश्रित था। व्यापारी साहूकार अत्यधिक संपन्न थे, लेकिन शिक्षा और संस्कृति उनके पास भी नहीं थी। अधिकांश समाज कृषि पर निर्भर रहता था, सुख और सुविधाओं से वंचित था, क्योंकि जो कृषि आती थी कहीं कर में कहीं किसी कारण बहुत सारी चीजों के कारण वो जमींदारों के आश्रित था, सामंतवादी प्रवृत्ति थी। कवि कलाकार जन्म से निम्न वर्ग के थे, लेकिन उच्च वर्ग में आश्रय पाकर आमोद प्रमोद का जीवन जीते। ऐसी स्थिति में उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व तो था नहीं। जैसा आश्रयदाताओं की आकांक्षा थी वैसा उनका ताकत, वैसी उनकी मानसिकता। परिणाम स्वरूप भक्तिकालीन आध्यात्मिकता को पराजित कर रीतिकालीन श्रृंगारिकता का वेग बहुत तीव्रता के साथ, जिसके पीछे युग के संपूर्ण परिवेश का प्रभाव काम करता। और तो और भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति परंपरा को भी जो रीतिकालीन कवि थे उन्होंने बेधड़क होकर श्रृंगार में परिवर्तित कर दिया। काम सौंदर्य की उपासना राज दरबारों का स्वीकृत सत्य था और फारसी साहित्य और संस्कृति के प्रभाव से श्रृंगारिकता में एक नया रंग ही उभरा। इस श्रृंगारिकता में प्रेम की एक निष्ठता न होकर विलासी की लालसा ही शेष थी। रीति सिद्ध काव्य के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल भी रसिक ही थे, प्रेमी कवि नहीं थे। उनकी दृष्टि बाहरी वैभव और शारीरिक सौंदर्य पर केंद्रित होकर रह रही। श्री राधे और भगवान कृष्ण की भक्ति उनके लिए मानसिक छलना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बची। ऐसी घोर सामंतवादी और श्रृंगारिक भावनाओं से ओतप्रोत परिवेश में रीति सिद्ध काव्य को स्वरूप प्राप्त हुआ, जो मुख्य रूप से तत्कालीन सिद्ध कवि बिहारी लाल के मुख से प्रस्फुटित हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो रीति सिद्ध कवि के रूप में सामने आए हैं उसमें मुख्य रूप से जो एक महान स्तंभ के रूप में हमारे सामने आते हैं वो महाकवि बिहारी।